हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रेलवे ट्रैक। सो स्टार्ट करते हैं। हियर इज माय इंट्रोडक्शन, कैन रीड अबाउट मी। हियर इज द इंडेक्स। और इसमें हमने जो भी ग्रीन बॉक्स में दिखाएंगे वो चैप्टर्स कर लिए हैं। जो आज हमें पढ़ना है वो फिफ्थ चैप्टर है जो कि येलो बॉक्स में दिखाया गया है। अगर मैं बात करूँ तो हमने जो है रेल्स के बारे में पढ़ लिया है, स्लीपर्स के बारे में पढ़ लिया है, उनको जोड़ दिया है इलास्टिक फास्टनिंग्स के हेल्प से। बाकी उससे नीचे जो ट्रैक फाउंडेशन होता है उसके बारे में पढ़ लिया है, यानी कि हमने पूरा क्रॉस सेक्शन अभी तक पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है कि अलोंग द लेंथ जो रेलवे ट्रैक का अलाइनमेंट है वो कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसा कि हमारे चैप्टर का टाइटल है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द ट्रैक, तो उसे हमने दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है अलाइनमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन जो इसमें दिखाया गया है, एंड सेकंड है अलाइनमेंट इन वर्टिकल प्लेन। अलाइनमेंट का मतलब है आपका प्रोफाइल हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसा है, और जो नीचे दिखाया गया है वो प्रोफाइल इन वर्टिकल प्लेन। आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ अलाइनमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करेंगे। अलाइनमेंट इन वर्टिकल प्लेन की मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि रेलवे कर्व्स क्या होते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रैक होगा वो हमेशा स्ट्रेट तो नहीं होगा। आपने बहुत सारे कर्व्स देखे होंगे, तो आपके दिमाग में ये तीन क्वेश्चन आने चाहिए कर्व्स का नाम सुनते ही। तो अब एक एक क्वेश्चन हम लेंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कर्व होता क्या है, व्हाट इज ए कर्व। अगर मैं यहाँ पे मोटा मोटा बताऊं तो जो नीचे लिखा हुआ है ए लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट, मतलब कुछ ऐसा लाइन है। और जो कर्व होता है वो आपने कुछ ऐसा देखा होगा, तो ये भी एक लाइन ही है, बट ये तो है आपकी स्ट्रेट लाइन और ये आपकी स्ट्रेट नहीं है। तो कर्व क्या होता है, कोई भी एक लाइन जो स्ट्रेट नहीं है बट उसकी कुछ कंडीशंस है जो नीचे दिखाई गई है। विच ग्रेजुअली डेविएट्स फ्रॉम बीइंग स्ट्रेट, मतलब ये कुछ स्ट्रेट था, यहाँ पे जो भी आपका अलाइनमेंट है वो डेविएट हुआ है स्ट्रेट से, लेकिन ग्रेजुअली हुआ है। आपका सडनली डेविएशन नहीं आया है। वही चीज नीचे लिखी गई, विच चेंजेस डायरेक्शन विदाउट एंगल्स, यानी कि नो शार्प एजेस। आप सेम डेविएशन ऐसे भी दे सकते थे, बट यहाँ पे होता क्या कि आपका ये सडनली डेविएशन, सडनली चेंज इन डायरेक्शन आ गया है, वो डिजायरेबल नहीं है। वो उस चीज को हम कर्व नहीं बोल सकते। कर्व आपका ये है जो यहाँ पे दिखाया गया सेकंड वाले डायग्राम में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन था वो था वाई कर्व्स, कर्व्स की जरूरत क्यों पड़ी। अब मैं इसमें आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है कि आपके जो है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। मतलब आपका जो है स्ट्रेट ट्रैक जा रहा था, हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपको यहाँ से ये ट्रैक को ऐसे कर्व दे के आपको घुमाना पड़ेगा। तो एक ये रीजन है। सेकंड रीजन हो सकता है कि आपका जो है रेलवे लाइन आपका कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन से पास होना चाहिए, तो उसके लिए आपको उसमें कर्व देने पड़ेंगे। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप ऐसा तो नहीं कि पूरा एक एक स्ट्रेट ट्रैक दे देंगे। उससे होगा क्या कि आपके जो साइड में यहाँ मेन मेन सिटीज होंगी वो हो सकता है कवर नहीं हो पाए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर्व देते हुए ले जाएंगे और जो भी डिजायरेबल लोकेशंस हैं उनको कवर करने का ट्राई करेंगे। तो ये सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन हो सकता है आपका टेक्नो इकोनॉमिक रीजन्स, जो कि मैंने यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखना। हो क्या रहा था, यहाँ से ये रेलवे लाइन ऐसे आ रही थी, तो ये ऐसे स्ट्रेट जा सकती थी वैसे तो, लेकिन आपका यहाँ पे ब्रिज है। अब इस ब्रिज को आप हमेशा बनाने का ट्राई करेंगे। सपोज करिए ये आपका कहीं पर रिवर है, तो आपका हमेशा जो है आप ट्राई करेंगे कि ये ब्रिज ऐसी जगह पे बने जहाँ पे मिनिमम विड्थ हो रिवर की, ताकि आपका जो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज है वो रिड्यूस हो जाए। तो हो सकता है उसके लिए आपको यहाँ पे कहीं कहीं पे जो है कर्व देना पड़े। तो इन सब रीजंस के कारण हमें जो है ट्रैक में कर्व्स देने पड़ते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है आर दे नेसेसरी एविल, तो इसका आंसर तो मैंने आपको तीन रीजंस के साथ बता ही दिया कि बिना कर्व्स के हमारा जो है अलाइनमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको देने ही पड़ेंगे, वो नेसेसरी एविल है। आगे बढ़ता हूँ। आगे है कि अब कर्व तो देने हैं, बट कौन सा कर्व हमारे लिए डिजायरेबल है। जनरली आपने सुना होगा कि सर्कुलर कर्व हम देते हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर्कुलर कर्व ही क्यों देते हैं। तो उसके दो तीन रीजंस मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो रीजन होता है कि हमारे जो भी कर्वेचर होता है, सपोज करिए ये स्ट्रेट लाइन थी, आपका यहाँ पे कुछ कर्व आ गया, तो जो सर्कुलर कर्व होता है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका कर्वेचर
जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब आप एक बार स्ट्रेट से जो है कर्व में एंटर कर गए, उसके बाद आपका जो कर्वेचर है वो अलोंग द लेंथ कांस्टेंट रहेगा। अनलाइक आपने कुछ पैराबोला या फिर कुछ ऐसा दे दिया तो उसमें क्या है कि उसका कर्वेचर चेंज होता रहता है लेंथ के साथ साथ, तो वो चीज़ यहाँ पे सर्कुलर कर्व में नहीं होती है, वो एडवांटेज है आपका। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इजी होता है लेइंग में और डिजाइनिंग में, इजी इन लेइंग एंड डिजाइनिंग। मतलब आपको जो है डिजाइन करते टाइम भी बस आपको एक दो पैरामीटर्स निकालने होते हैं, और ले करते टाइम भी आप इजीली इसको ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट या फिर कुछ कोड की हेल्प से। तो मतलब बहुत इजी होता है, इसलिए हमने सर्कुलर कर्व अडॉप्ट कर रखा है। अब नेक्स्ट जो है वो है डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ ए कर्व। अभी तक हमने देखा कि कर्व कौन सा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, तो उसके कुछ डिजाइन पैरामीटर्स होंगे जिनके बेसिस पे हम उसे डिजाइन करेंगे और उसे डेजिग्नेट करेंगे और देन उसे साइड पे ले करेंगे। तो उसी के रेफरेंस में यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो है डिग्री एंड रेडियस ऑफ कर्व। अब क्योंकि ये सर्कुलर कर्व था तो उसका कुछ एक पर्टिकुलर रेडियस होगा, बट क्वेश्चन आता है कि डिग्री क्या चीज है। ये कुछ नहीं है, ये हमने एक कर्व को डेजिग्नेट करने के लिए एक नया टर्म निकाल दिया है। मतलब रेडियस के साथ साथ ही हम यूज करते हैं, कहीं पे आपको रेडियस सुनने को मिलेगा, कहीं पे आपको डिग्री सुनने को मिलेगा। तो इसे डिफाइन कैसे किया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एंगल सबटेंडेड बाय 30.5 मीटर कोड एट द सेंटर ऑफ द कर्व। अब आपको ध्यान रखना है, एक तो ये वैल्यू 30.5 मीटर, इसका मतलब क्या है वो आप यहाँ पे आइए। ये वैल्यू अजीब सा इसलिए है क्योंकि ये जो है ब्रिटिश टाइम पे जो है फीट में हम मेजर करते थे, तो ये 100 फीट का एक चेन लेंथ होता था। और उस कोड को जब आप यहाँ पे ऐसे ले करते हैं और उसको जब आप ऐसे ज्वाइन करते हैं सेंटर पे, तो जो यहाँ पे एंगल आता है उसे हम डिग्री ऑफ कर्व बोलते हैं। अब अगर मैं इसकी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बताऊं तो जो टोटल सरकमफ्रेंस होता है सर्किल का वो होता है 2πr, और जो है ये टोटल एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे वो होता है 360 डिग्री। तो अगर जो 30.5 मीटर हमारा आर्क का लेंथ है, अब आप ये सोचिए ये तो कोड का लेंथ था, अगर मैंने यहाँ पे ये वाला लेंथ क्यों मान लिया, वो इसलिए मान लिया क्योंकि जो है आपका ये रेडियस है ये बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आपका रेडियस ज़्यादा है तो उस केस में हम कोड लेंथ को और आर्क लेंथ को ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं। इस अजम्पशन के साथ अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपका जो है एंगल जो यहाँ पे आ जाएगा वो यहाँ पे इतना आ जाएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1750/r। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द कर्व। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था कि हमारी जो है काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं रेलवे में, जिसके कारण हम बहुत शार्प कर्व नहीं दे सकते। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका जो मैक्सिमम डिग्री ब्रॉड गेज में अलाउड होता है वो 10 डिग्रीज होता है, ये आपको याद रखना है। और जो मीटर गेज में होता है, मैंने बताया था आपको मीटर गेज या नैरो गेज हम ज़्यादा शार्प कर्व अलाउ कर देते हैं, तो मीटर गेज में ये 16 डिग्री तक अलाउड होता है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट जो डिजाइन पैरामीटर है वो है वर्साइन ऑफ ए कर्व। अगर मैं वर्साइन की बात करूं तो ये जो टर्म है ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इन द लेइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ए कर्व। क्यों? क्योंकि जो है हम एक्चुअली में डिग्री और रेडियस को फील्ड पे मेजर कर ही नहीं सकते हैं। जब आपका ट्रैक ले हो जाएगा एक बार या फिर ड्यूरिंग द लेइंग इटसेल्फ, आपको बहुत डिफिकल्ट है कि आप जो है 700-800 मीटर का रेडियस या फिर उसका सेंटर निकालेंगे। एक्चुअल लेइंग में हम सिर्फ वर्साइन से डील करते हैं। तो इस चीज़ को आप इस कर्व से समझिए। अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को मैं पार्ट ऑफ द कर्व मानूँ तो, और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे कोड ले करता हूँ सी लेंथ का, तो इसके जो सेंटर पे जो भी हमारा ऑफसेट आता है उसे हम वर्साइन ऑफ द कर्व बोलते हैं। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है सर्किल की, वो ये बोलती है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो मैं चार चीज नीचे लिख रहा हूँ, ये इक्वल होता है। अगर आप इसमें जो है वैल्यूज पुट करेंगे तो जो ये अगर मैं ए बी को वर्साइन बोलूँ तो आपका बी सी आ जाएगा 2r-v एंड देन डी वी आपका c/2 एंड c/2। बट क्योंकि आपका रेडियस बहुत ज़्यादा है तो आपका ये जो है इसे हम ऑलमोस्ट 2r मान लेते हैं। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये c²/8r निकल के आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ फॉर्मूले में दिखाया गया है। बट आपको ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है। बस इसमें जो c की वैल्यू है, मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, लेकिन अगर नहीं दी हुई है तो आप इसे 20 मीटर ले लीजिए, क्योंकि जो रेलवे में कोड जो यूज होता है मेंटेनेंस के दौरान वो हमेशा 20 मीटर हम इन जनरल लेते हैं। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो आप 20 मीटर मान के क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए।
यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन EAC 2015 में आया था। आई रिक्वेस्ट कि आप अपने से खुद से सोल्व करिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा सोल्व करने का। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द लेआउट ऑफ मीटर गेज ट्रैक। तो यहाँ से आप हाईलाइट करिए कि जो है मीटर गेज की बात हो रही है। द वर्साइन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज मेजर्ड ओवर ए 11 पॉइंट मीटर कोड लेंथ। तो इसने कुछ और ही कोड लेंथ दे दिया, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो हमें यही लेके चलना है। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द कर्व इफ द वैल्यू ऑफ द वर्साइन वाज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपसे रेडियस r पूछी गई है और वर्साइन आपका दिया हुआ है। तो सेम फॉर्मूला v इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 8r। v आपको पता है, v आप मीटर में डाल दीजिए क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे मीटर में दी हुई हैं। c आपका पता ही है 11 पॉइंट, और ये 8 यहाँ पे आपका r कैलकुलेट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सुपर एलिवेशन या फिर कैंट की बात की गई है। ये चीज़ तो आपने जब भी आप अपने रोड व्हीकल या फिर ट्रेन में ट्रेवल करते होंगे तो आपने फील भी किया होगा। ये चीज़ आप यहाँ पे जो है डायग्राम दिखाया गया इसमें भी देख सकते हैं। इसका बेसिक डेफिनेशन लिखा हुआ है रेजिंग ऑफ आउटर रेल विद रेस्पेक्ट टू इनर रेल। तो जब हम कर्व पे जाते हैं तो कर्व पे हमारा जो आउटर रेल होता है इसको हम रेज कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू इनर रेल। क्यों करते हैं, क्या रीजंस है, वो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वही चीज़ एक सर्कुलर डायग्राम के साथ दिखाई गई है। ये सब चीज़ आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी होती है। जस्ट आपको रिकॉल कराने के लिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। अगर यहाँ पे कोई भी बॉडी में मानता हूँ तो इसका जो है नेचुरल टेंडेंसी होगा कि ये स्ट्रेट डायरेक्शन में ही ट्रेवल करे। बट अगर आपने इसका यहाँ पे जो है डायरेक्शन चेंज करा दिया स्ट्रेट से सर्कुलर में, तो इसके ऊपर हमेशा एक आउटर डायरेक्शन में अलोंग द रेडियस एक फोर्स लगता रहेगा, जो सूडो फोर्स होता है, जो ट्राई करेगा इस बॉडी को वापस स्ट्रेट डायरेक्शन में लाने का। उस सूडो फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है mv²/r। बट क्योंकि आपको जो है ये आपने स्ट्रेट लाइन से जो है सर्कुलर की डायरेक्शन में इस बॉडी का जो है मूवमेंट चेंज किया है, तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स जो रियल फोर्स होता है ये आपको देना पड़ेगा। ये रियल फोर्स जो होता है ये इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये ग्रेविटेशनल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। जो वही चीज़ यहाँ पे इसे पिक्चर में दिखाई गई है, ये सब हमने 12th क्लास में पढ़ा होता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी mv²/r। जो सेंट्रीपिटल होता है उसकी जो है उसका जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। अभी हम देखना जो है रेलवे के रेस्पेक्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से देते हैं। तो अभी तक हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों पढ़ लिया है। और इन जनरल में बताऊं तो इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस हो सकता है कि आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों बराबर हों। सेकंड केस आपका हो सकता है कि सेंट्रीपिटल से आपका सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा हो। और थर्ड केस हो सकता है कि आपका सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल से ज़्यादा हो। ये जो पहली कंडीशन है इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, और ये डिजायरेबल कंडीशन है। और ये जो दोनों नीचे की कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस में ही आपको जो है डिस्कम्फर्ट फील होता है। रेलवे के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो इन तीनों चीज़ों को आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आपको ये तीनों कंडीशंस ध्यान रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि पर्पस ऑफ कैंट। तो मैंने आपको बताया था सुपर एलिवेशन क्या होता है, तो उसके क्या क्या रीजंस हैं, क्यों देते हैं। तो अगर मैं बताऊं तो इसमें जो लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लेटरल फोर्स यानी कि वेटर कंफर्ट, तो वही बात है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी होती है उसकी टेंडेंसी हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाने की है। तो जब आपने उसका डायरेक्शन चेंज किया तो वो वापस स्ट्रेट लाइन में आने का ट्राई करेगा। तो इसलिए उस पर हमेशा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो उसी फोर्स को आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे केंट देना पड़ रहा है, और वो केंट जो है आपका फैसिलिटेट करेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक्शन में लाने का। तो उससे आपका जो है लेटरल फोर्स बैलेंस हो जाएगा और आपका राइडिंग कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट है वेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन बोथ द रेल्स। इसकी बात मैं आगे करूंगा, अभी आप इसको होल्ड पे डाल दीजिए। नीचे लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ वियर। अब आप इस चीज़ को यहाँ से डायग्राम से समझिए। ये चीज़ मैंने आपको व्हील वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से बताई थी। सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड कर्व। तो जब आपका ये है कर्व ऐसा है तो आपका ये वाला व्हील होगा जो आपका इस वाले साइड में पुश हो जाता है। तो अब आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर आपका जो है केंट कम है या फिर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है, तो आपका ये जो व्हील है ये ज़्यादा आपका आउटर डायरेक्शन पुश हो जाएगा, और आपका यहाँ पे जो ये रेल को यहाँ पे ऐसे वियर करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपका प्रॉपर जो है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल के बीच में प्रॉपर बैलेंस है तो आपका
ये वियर भी रिड्यूस हो जाता है। नीचे लिखा हुआ है टू अचीव मोर स्पीड, ये तो आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे कि स्पीड और सुपर एलिवेशन का क्या कोरिलेशन है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे सुपर एलिवेशन का वो दिखाया हुआ है। तो इस चीज़ को समझने से पहले आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझने का ट्राई करिए। अगर मैं दिखाऊं इस डायग्राम में, तो कोई भी बॉडी है जो आप पे दिखाई हुई है, ये बॉडी जो है आपका राइट हैंड कर्व नेगोशिएट कर रही है। तो हमने क्या किया है कि जो इसका आउटर वाला जो रेल होगा उसे कुछ रेज कर दिया है विद रेस्पेक्ट टू इनर रेल। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे वो अभी आप नोटिस करना। इसमें जो है यहाँ पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो है कर्व ऐसा है, मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका रेडियस कुछ इधर, सेंटर कुछ इधर होगा। तो हमेशा सेंटर से आउटवर्ड वाली डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका लग रहा है। और फोर्स में यहाँ पे दिखाऊं तो आपका जो है वेट जो हमेशा है वो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड लगेगा ही। तो अब मैं इन फोर्सेस का कंपोनेंट्स करता हूँ। तो आप ये वाला जो कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आया है, ये वाला आपका ट्रबल मेकिंग फोर्स है जो आपको दिक्कत करेगा। इस चीज़ को जो है आपने बैलेंस करने के लिए ये आपने ऐसे सुपर एलिवेशन दे दिया। इससे क्या हुआ है कि आपका ये जो वेट है इसका एक कंपोनेंट आपका इधर भी आ गया है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला जो कंपोनेंट ट्रबल मेकिंग कंपोनेंट था वो इस कंपोनेंट से बैलेंस हो जाएगा। अगर आपका सुपर एलिवेशन नहीं होता तो क्या होता, आप ऐसे समझिए। अगर आपकी बॉडी ये ऐसे होती तो आपका ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो यहाँ पे लगता ही लगता, लेकिन आपका वेट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में लगता और आपका जो है कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आता। तो उसकी वजह से आपका ये जो एक्स्ट्रा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये आपका ओवरटर्निंग वगैरह बॉडी का कर सकता था, जो कि ट्रबल मेकिंग कंपोनेंट है। अब मैं कैलकुलेशन पे आता हूँ। तो हमें जो है बैलेंस कराने के लिए, ये जो लेटरल फोर्सेस आ रहे हैं इन्हें बैलेंस कराने के लिए ये जो कंपोनेंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और ये जो हमारा वेट का कंपोनेंट है, इन दोनों को बराबर कराना पड़ेगा। तो अब अगर मैं बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r इंटू में कोस थीटा, यहाँ पे इसका कंपोनेंट आ गया, इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा। डब्लू का मतलब है m इंटू जी। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू v²/g r। अब मैं आपको इस डायग्राम से दिखाऊं तो इस डायग्राम में आप ये चीज़ देखिए, ये वाली जो वैल्यू है ये है थीटा। अब आप ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ बात करूँ रेल्स के रेफरेंस में तो ये भी थीटा होगा। और ये आपका जो है सुपर एलिवेशन है, ये आपका आउटर रेल है, ये इनर रेल है और ये आपका सुपर एलिवेशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साइन थीटा है वो है आपका सुपर एलिवेशन अपॉन में गेज, ये आपका गेज है ये वाली चीज़। बट क्योंकि आपका ये जो थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, तो ये भी वैल्यू आ जाएगी आपकी सुपर एलिवेशन अपॉन गेज। तो अगर इन दोनों को इक्वल कराएंगे तो सुपर एलिवेशन को ई से डिनोट किया है, ई अपॉन में जी इक्वल टू v²/g r। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ई इक्वल टू gv²/g r, ये आपका वैल्यू आ गया है। लेकिन ये जो फॉर्मूला आया है इसमें आपके सारी वैल्यूज़ जो है मीटर में और सेकंड में, मतलब आपका जो है मीटर पर सेकंड में जो वेलोसिटी है और बाकी सारी वैल्यूज़ जो है मीटर में है। लेकिन जनरली आपकी जो वेलोसिटी गिवन होती है वो हमेशा आपकी जो है kmph में गिवन होती है। तो उस चीज़ को हमने और अच्छे से सोल्व करने के लिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई थी gv²/g r, हमने क्या किया है, जो हम kmph को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा gv²/127r। ये आपको याद रखना है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है इसमें जो आपका G है ये डायनामिक गेज है। ये डायनामिक गेज यार मैंने आपको सेकंड चैप्टर में वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके एक बार फिर से देख लीजिए। ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आधे लोग ना कितना भी बोल दो लेकिन ये वो G को 1676 लेके सोल्व करके आएंगे और वो 0 मार्क दे देगा आपको। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो G की वैल्यू है ये ब्रॉड गेज में हमेशा 1750 mm होती है और जो मीटर गेज में होती है ये 1058 mm होती है। दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखनी है एज इट इज़।
आपको इस फॉर्मूले में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो जो सुपर एलिवेशन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यानी जैसे जैसे आपका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आपकी सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। सेकेंडली सुपर एलिवेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, या फिर अगर मैं बोलूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ द कर्व, यानी कि जैसे जैसे आपका डिग्री ऑफ कर्व बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे शार्प कर्व आप दोगे ऐसे ऐसे आपकी सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई जाएगी। ये दोनों फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। और अगर मैं बात करूं तो अगर इस फॉर्मूले में आप एक चीज और नोटिस करिए कि ई जो है GB स्क्वायर अपॉन में 127 R है, और जो ई का जो भी यूनिट होगा mm या मीटर, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा जी के वैल्यू पे। आप जी अगर 1750 डालते हैं mm में तो आपका जो ई आएगा वो भी mm में होगा, और अगर आप जी की वैल्यू 1.750 मीटर यानी मीटर में डालते हैं तो ई जो आएगा वो मीटर में आएगा। तो आप जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने जो भी वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई है उसके अकॉर्डिंग जी की वैल्यू पुट कर सकते हैं और आंसर उसी यूनिट में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ मिक्स्ड ट्रैफिक। अगर मैं बात करूँ तो हमने जो देखा है वो है ई इक्वल टू GB स्क्वायर अपॉन में 127 R। इस फॉर्मूले में आप ये देखिए जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ई यानी कि सुपर एलिवेशन बढ़ता जाएगा। तो अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रैक होता है उस पर तो राजधानी भी आपकी चलती है, गुड्स ट्रेन भी आपकी चलती हैं, जो है नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन भी जो चलती हैं उस पर। तो आप मतलब किस वेलोसिटी के लिए जो सुपर एलिवेशन है ट्रैक में वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपके डिलीमा आ जाता है कि आप गुड्स ट्रेन को चलाएं या फिर जो है राजधानी के हिसाब से उसमें सुपर एलिवेशन दें। तो उस चीज़ को सोल्व करने के लिए आपने यहाँ पे एक मेथड निकाला है, इसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड, यानी कि कितनी गुड्स ट्रेन चलती हैं, कितने शताब्दी चलती हैं, कितनी राजधानी चलती हैं, उन सब का आपने एक वेटेड मीन निकाल लिया है, यानी कि वेटेड मीन जो है स्पीड आप यहाँ पे निकाल लेंगे और उसके हिसाब से आप जो है सुपर एलिवेशन निकाल लेंगे और उसे प्रोवाइड कर देंगे। अब ये कैसे निकालेंगे तो ये तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं N1 V1 N2 V2, ये वेटेड मीन का फॉर्मूला है जो हर जगह ही होता है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे तो वहां से आपके ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन गेट 2017 में आया था। क्वेश्चन में बोला हुआ है फॉर ए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस R in मीटर द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड V in km/h। सिंपल फॉर्मूला ही आपसे पूछा गया है, बट आपको इसमें जो है यूनिट्स का ध्यान रखना है। R को मीटर में ही बोला गया है, V को km/h में दिया हुआ है, ई का यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं जो भी वैल्यू सुटेबल लगेंगी ऑप्शंस के हिसाब से उसको हम टिक मार्क करेंगे। तो इक्विलिब्रियम करंट का फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू GB स्क्वायर अपॉन में 127 R। अगर जी को मीटर में पुट करें तो 1.750 इंटू में वी स्क्वायर फोन 127 इंटू R। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड आएगा 0.0131 वी स्क्वायर अपॉन में R। लेकिन ये जो आपकी वैल्यू आई है ये मीटर में है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो कुछ ये ऑप्शन आपको थोड़ा मिलता हुआ लगेगा, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं ये सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा V। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये गेट 2018 में आया था, ये आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स आर अलाउड। तो आई होप आपने सोल्व किया होगा। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला हुआ है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पासिस थ्रू ए हॉरिजॉन्टल कर्व सेक्शन, रेडियस दी हुई है आपकी 875 मीटर, लेंथ कुछ दिया हुआ है, लेंथ का कोई वैसे यूज आएगा नहीं। अलाउबल स्पीड ऑन द पोर्शन इज kmph 100 kmph फॉर कैलकुलेटिंग कैंट कंसीडर द गेज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये वही जो चीज़ मैं डायनेमिक गेज बता रहा था यहाँ क्वेश्चन में ही दे दिया है। मैक्सिमम परमिसिबल कैंट बोला है, लेकिन ऐसे पॉइंट्स को आप बहुत मार्क कर लीजिए कि पूछा क्या है गेट में, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लिखा हुआ है राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रेल हेड इज। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल कैंट बोला है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, जो कि हमारा सेम फॉर्मूला होता है GB स्क्वायर अपॉन में 127 R। तो ई जो है आपसे mm में पूछा है तो हम इसको जी को भी mm में ले सकते हैं, तो 1750 आपका हो जाएगा। और जो है वेलोसिटी आपकी दी हुई है 100 स्क्वायर अपॉन में 127 और R आपका 875 दिया हुआ है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आता है, और उसे जो है और उसे जो है 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके यहाँ पे एज इट इज़ लिख दीजिए। ये अराउंड कुछ आएगा 157 के आसपास कुछ आएगा, तो वो आपको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है। गेट में ये अप्रोक्सीमेशन आपको जैसे EAC में लगाते हैं वो आपको यहाँ नहीं लगाना है।
आगे अगर मैं बात करूँ तो ये कि ESC 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, ये आप खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेडियस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज 480 मीटर, आपको रेडियस बोल दिया है। डिजाइन स्पीड देयर इन, यहाँ पे वेलोसिटी बोल दिया है। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, वही चीज इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपन में 127 आर। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि परसेंटेज में बोला हुआ है, तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं है, ई अपॉन में जी की बात कर रहा है ये, तो ये फ्रैक्शन हो गया। और इसे आप परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको इनटू में 100 कर दीजिए। बाकी वैल्यू आपको वी पता है, आपको आर पता है, 100 पता है, निकाल लीजिए, इसका आंसर डी आएगा। तो आप इसको खुद से सोल्व करिए यार, ये तो मतलब वैल्यूज ही पुट करनी है, आप तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो ये ट्राई करिए आप अपने से। नेक्स्ट यहाँ पे ये से 2014 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मैं आपके थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट बताया था वेटेड एवरेज वाला वो क्लियर कर देता हूँ। लिखा हुआ है डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम स्पीड एंड कैंट टू बी प्रोवाइडेड ऑन ए ब्रॉड गेज कर्व ऑफ 3 डिग्री इफ द स्पीड ऑफ ए सेवरल ट्रेन रनिंग ऑन द लाइन आर एज शोज एज फॉलोज। जो कि मैंने आपको बताया था काफ़ी सारी ट्रेन जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चलती हैं, क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही चीज़ बोली हुई है। और आपसे पूछा हुआ है इक्विलिब्रियम स्पीड, तो इक्विलिब्रियम स्पीड तो आप कैसे बोलेंगे, निकालेंगे, मैंने आपको बोला था N1 V1 N2 V2 प्लस में डॉट 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 अपॉन में N1 प्लस N2। तो वही चीज़ आप यहाँ पे दर दीजिए। 15 जो है ट्रेन जो है आपकी 50 की स्पीड से चल रही हैं, 12 ट्रेन आपकी 60 की स्पीड से, 8 ट्रेन 70 की स्पीड से, और जो है 3 ट्रेन 80 की स्पीड से। और टोटल एन आपके कितना आ गया, 15 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 3। यहाँ से आपकी वी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और उसके बाद क्या ही करना है, उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है, मतलब आपने जो है पढ़ा था कि आपका ई की वैल्यू क्या होती है, जी वी स्क्वायर अपॉन में 127 आर। तो ये जो ई आ जाएगा वो आ जाएगा 1750 इंटू में आपका जो है आ जाएगा ये वी इक्विलिब्रियम जो आप नीचे से निकालेंगे अपॉन में 127। और आर आपका जो है, आर आपका दिया नहीं हुआ है तो आर आप कैसे निकालेंगे, आर आपका 1750 अपॉन में डी डिग्री यानी कि 3। तो बस आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो बस आपको आर यहाँ से निकालिए, यहाँ पे पुट कर दिए, वी इक्विलिब्रियम यहाँ से निकल ही गया है। बस आपका यहाँ पे ई इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कैंट भी निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, 8 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाएंगे। तो खुद से, लेकिन आपको पूरा सोल्व करना है, मैंने आपको हिंट दे दिया है चारों क्वेश्चंस का, चारों क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व करिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे है लिमिट ऑन मैक्सिमम कैंट। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आपकी जो है, ऐसे तो आप ट्रेन का स्पीड बढ़ाते जाइए और उसके हिसाब से आपका जो है कैंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सुपर एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से आप वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, सुपर एलिवेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका कुछ लिमिट तो होगा कि उसके बाद आप जो है सुपर एलिवेशन नहीं बढ़ा सकते। और वो लिमिट क्यों है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहला लिखा हुआ है, अगर सोचिए कि कोई ट्रेन जो है कर्व पे आके रुक गई, तो कुछ भी हो सकता है ना कि कर्व पे आके यहाँ पे आपकी जो है ट्रेन कुछ भी कारण से रुक गई, तो आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हो गया खत्म। और आपने क्या है कि सुपर एलिवेशन इसमें बहुत सारा दे रखा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो है इनवर्ड डायरेक्शन में जो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लगता रहेगा। उसकी वजह से आपको जो है इनवर्ड साइड में टिल्ट फील होगा, उसकी वजह से पैसेंजर्स को हो जाएगा डिस्कम्फर्ट। तो ये चीज़ डिजायरेबल नहीं है, तो इसलिए हमारा जो है मैक्सिमम कैंट है उसका कुछ लिमिट है, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है नो अप्रिशिएबल डिस्कम्फर्ट टिल 180 mm। मैंने आपको बताया कि डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, बट ये जो डिस्कम्फर्ट है 180 mm देंगे और उस पर आके ट्रेन रुक भी जाएगी, तब तक आपको वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। बट हमने जो अलाउ किया है वो सिर्फ 165 mm है, यानी कि हम और भी थोड़ा सेफर साइड में रख रहे हैं। एक जो नेक्स्ट रीजन दिया हुआ है वो है रोलिंग ऑफ बेलास्ट। आप सोचिए कि आपने यहाँ पे जो कर्व है, यहाँ पे जो आउटर रेल होगी इधर वाली, उसको इतना ज़्यादा रेज कर दिया कि ये जो वेलास्ट है ये ऐसे अंदर वाली साइड में रोल होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि हम जो सुपर एलिवेशन देते हैं, मैंने आपको बताया था, तो बेलास्ट से ही देंगे। बेलास्ट इस वाली साइड में आपको बेलास्ट ऐसे ज़्यादा रखना पड़ेगा। बट होगा क्या कि जब ट्रेन्स रन होती हैं तो उसमें वाइब्रेशंस वगैरह आते हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि ऐसे बेलास्ट नीचे की साइड में रोल होना स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। जनरली लिमिटेड टू 1/10 ऑफ द गेज, ये जस्ट याद करने के लिए एक थंब रूल बनाया हुआ है कि 1/10 ऑफ द गेज होता है। ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जो ब्रॉड गेज में हमने जो अलाउ मैक्सिमम कैंट किया है वो है 165 mm, तो ये ऑलमोस्ट 110 से भी थोड़ा कम ही है उसका, ब्रॉड गेज का जितना साइज है उससे। जो मीटर गेज में है मैक्सिमम कैंट ये आपका 90 mm अलाउड है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, क्वेश्चंस में आपकी ये वैल्यू यूज आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है व्हाट अबाउट ट्रेन्स हैविंग वी ग्रेटर देन वी इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या किया था, जो मैंने आपको बताया था कि हम
हमने वेटेड एवरेज जो है स्पीड कैलकुलेट कर ली थी और उसी के हिसाब से हमने इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन जो कुछ ट्रेन्स थी जिनकी स्पीड जो है इक्विलिब्रियम स्पीड से जो आपका आया था उससे आपका ज़्यादा होगा, तो उनका जो केंट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो भी आपका ज़्यादा होता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका रिक्वायर्ड केंट जो है वो है आपका ज़्यादा है आपने इक्विलिब्रियम केंट जो आपने एक्चुअल प्रोवाइड किया है। इसे आप इक्विलिब्रियम केंट बोल सकते हैं या फिर एक्चुअल केंट बोल सकते हैं। और जो आपको रिक्वायर्ड केंट है वो आपको थ्योरेटिकल केंट हम बोलते हैं। मतलब जो केंट का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है और आपका एक्चुअल केंट जो एक्चुअल ट्रैक में है वो आपका कम है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो ट्रैक है उसमें आपके कुछ केंट डेफिशिएंसी मिलेगी। तो ये आपका एक नया टर्म है जो मैंने आपको नीचे भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, केंट डेफिशिएंसी। इसका मतलब है कि आपको जो थ्योरेटिकल केंट जो मैंने बताया वो रिक्वायर्ड जो है वो ज़्यादा है और जो एक्चुअल केंट जो प्रोवाइड किया है ये आपका कम है। तो ये कुछ केंट डेफिशिएंसी है जो हम ट्रैक में अलाउ करते हैं। वो अलाउ इसलिए करते हैं, वो आप यहाँ से ऐसे समझिए। ये वही केस है जो मैंने आपको बताया था, जिससे मैंने आपको बोला था कि सेंट्रीफ्यूगल वाला कंपोनेंट है वो ज़्यादा है सेंट्रीपिटल वाले कंपोनेंट से, क्योंकि आपका सुपर एलिवेशन कम है। तो जो वेट वाला जो बैलेंसिंग वाला कंपोनेंट था जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था वो आपका कम है और आपका वेलोसिटी पे जो डिपेंड कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल वो आपका ज़्यादा है। बट इस केस में भी आपका जो ट्रेन है वो ओवरटर्न नहीं करेगा, क्योंकि आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मतलब जो हमारा आप जो है ट्रैक और व्हील के बीच में कुछ फ्रिक्शन होता है, उस चीज़ को हमने जो है लिया ही नहीं था आपके सुपर एलिवेशन वाले फॉर्मूले में। तो वो वाला कंपोनेंट आपको कुछ अलाउ कर देता है कि आप कुछ केंट डेफिशिएंसी भी रख सकते हैं ट्रैक में और थोड़ा हायर स्पीड वाली ट्रेन्स को भी रन कर सकते हैं। बट इसका एक कुछ लिमिट है, उससे ज़्यादा आप केंट डेफिशिएंसी अलाउ नहीं करेंगे। और अगर मैं इसको आपको और बताऊं डायग्राम ड्रॉ करके, तो आप पहले इसको ऐसे समझिए कि ये सपोज करिए यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड कर्व था कुछ भी, तो उसमें आपका ये जो लेफ्ट रेल होगा ये नीचे होगा, राइट रेल होगा ये कुछ आपका ऊपर होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये आपका लेफ्ट रेल है जो एक्चुअल जो कंडीशन है उसमें, और ये आपका राइट रेल है। तो आपका जो एक्चुअल जो सुपर एलिवेशन है ये है, इसे हम बोलेंगे ई एक्चुअल या फिर ई इक्विलिब्रियम। लेकिन आपको जो सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट है वो आपका ये है। सपोज करिए सॉरी, इसको दूसरे कलर से मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। आप इसको ऐसे समझिए कि आपको जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ तक इतना सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है आपका ये वाला जो सुपर एलिवेशन है ये आपका थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन है। और ये जो बीच में जो आपके आ रहा है यहाँ पे, ये है आपका केंट डेफिशिएंसी। और अगर मैं थ्योरेटिकल में से एक्चुअल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आपके पास केंट डेफिशिएंसी आ जाएगा। अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो जो जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था सुपर एलिवेशन का वो था E इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपॉन में 127R। अब आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप इसमें इक्विलिब्रियम स्पीड डाल देंगे तो आपको इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन मिल जाएगा, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा जी वी इक्विलिब्रियम स्क्वायर अपॉन में 127R। वी इक्विलिब्रियम क्या है, ये बेसिकली वेटेड एवरेज स्पीड ही है आपका। लेकिन अगर आपको जो है थ्योरेटिकल केंट कैलकुलेट करना है तो ई थ्योरेटिकल की वैल्यू हो जाएगी जी वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन में 127R। यानी कि इस सेक्शन पे मैक्सिमम स्पीड की ट्रेन कौन सी चल रही है उसके लिए आपका जो है थ्योरेटिकल केंट आ जाएगा, और उसको हम चेक करेंगे केंट डेफिशिएंसी के लिए। तो ये प्रोसीजर रहेगा आगे हमारे सारे क्वेश्चंस में, ये आपको अच्छे से समझ जाना है डायग्राम के साथ भी और फॉर्मूले के साथ भी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो वही चीज लिखी हुई है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंपोनेंट इज ग्रेटर देन वेट कंपोनेंट। तो जो है आपका अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो आपका ये जो आउटर वाला आप ये जो व्हील है इसके रेस्पेक्ट में आपका ये जो ओवरटर्निंग हो जाएगी। तो ये चीज़ तो आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। अगर आपका ये सेंट्रीफ्यूगल वाला कंपोनेंट ज़्यादा है तो आपको एक ओवरटर्निंग मूवमेंट मिलेगा जो आपका ये जो आउटर व्हील होगा इसके अबाउट मिलेगा। तो आपको इस चीज़ को एक लिमिट में रखना है। और सेकंड चीज़ है आपको है वो है डिस्कम्फर्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिएक्शन ऑन आउटर रेल इज़ ग्रेटर देन इनर रेल। ये चीज़ तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जब आपका ये जो बॉडी है ये ऐसे ओवरटर्न करने का ट्राई करेगा तो आपका ये जो इनर आउटर वाला रेल है इस पर कुछ ज़्यादा रिएक्शन मिलेगा, और जो आपका इनर वाला रेल है इस पर आपका रिएक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। तो रिएक्शन ऑन आउटर रेल ग्रेटर देन इनर रेल। नेक्स्ट है वियर ऑन आउटर रेल। मैंने आपको बताया था कि जो है आपका कर्व पे क्या होता है कि हमारा जो आउटर व्हील होता है या आउट वाली साइड में थोड़ा शिफ्ट हो जाता है।
तो क्योंकि आपका जो कैंट का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है और आपने कम दे रखा है, तो इसलिए आपको जो है आउटर रेल पे ज़्यादा वियर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इट विल अफेक्ट बोथ लेटरल एंड वर्टिकल स्ट्रेस ऑन द आउटर रेल। ऊपर जो है वही सेम चीज़ है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैंट एफिशिएंसी बेस्ड ऑन द कंफर्ट क्राइटेरिया, नॉट बेस्ड ऑन द सेफ्टी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, असर्शन रीजन के लिए या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए वहाँ पे ऐसे घुमा फिरा के आपको दे देगा। तो जो हम यहाँ पे कैंट डेफिशिएंसी मैक्सिमम जो अलाउ करते हैं वो कंफर्ट क्राइटेरिया के बेसिस पे करते हैं, जो कि 75 mm है, और जो सेफ्टी के बेसिस पे होती है वो 175 mm होती है। लेकिन हमें दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम है यानी कि जो 75 mm है वही हम अलाउ करेंगे। मैक्सिमम एक्सेप्शनल केस में 100 mm भी अलाउ हो सकती है, बट आपको 75 mm ही मान के चलना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2016 में आया हुआ था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन ऑन ए ब्रॉड गेज हैविंग ए कर्वेचर ऑफ 3 डिग्री एंड ए कैंट ऑफ 10 सेंटीमीटर। आप देखिए कैंट यहाँ पे इसने दिया हुआ है और जो है कर्वेचर दिया हुआ है, यानी कि डिग्री ऑफ कर्व यहाँ पे इसने दिया हुआ है। विद अलाउेबल कैंट डेफिशिएंसी यानी 76 mm दिया हुआ है। यूनिट्स को आप नोट करते जाना, ऊपर सेंटीमीटर में बात की है, यहाँ mm में। फॉर कंडीशन ऑब्टेनिंग इन इंडिया इज, तो मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। तो अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे देखिए, सबसे पहले सारी चीज़ों को हम जो है mm में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसने एक्चुअल जो कैंट बोला है वो है 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm, और जो कैंट डेफिशिएंसी अलाउ इसने की है वो है 76 mm। तो जो है आपका थ्योरेटिकल कैंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई एक्चुअल प्लस में कैंट डेफिशिएंसी। मैंने आपको जो वहाँ पे फॉर्मूला बताया था वो कैंट डेफिशिएंसी का बताया था, वही उसको आप रिशफल करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो ई थ्योरेटिकल यहाँ पे आपका जाएगा 176 mm, सॉरी mm। तो आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो आपका फॉर्मूले के हिसाब से GB² अपन में 127R, आप इसमें वैल्यूज डाल दीजिए। जी आपका हमेशा ध्यान रखना है 1750, इंटू में आपका वेलोसिटी तो आपको निकालना ही है 127 इंटू में आपका जो है आर की वैल्यू मैंने आपको बताया था 1750 अपॉन में डी डिग्री। तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे रख दिए ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैलकुलेटर से आपको यूज़ नहीं लेना है, ताकि इसीलिए हमें इसमें ऐसी जो है ट्रिक्स लगा रहे हैं। थ्योरेटिकल जो आ गया है वो आपके 176 आ गया है, ये यहाँ से ऐसे कट जाएगा। तो यहाँ से यार आप वेलोसिटी ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, इसका कुछ शायद ए आएगा आंसर, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए आगे। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सारा बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन ESE 2019 में आया था। तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपने से खुद से सोल्व करने का ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा, बाकी मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला हुआ है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कैंट ऑन ए मीटर गेज कर्व ऑफ ए 6 डिग्री फॉर एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 kmph। फाइंड आउट मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड आफ्टर अलाउइंग मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी। तो अभी मैं बात करूं तो क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में जो है वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है, एवरेज स्पीड यहाँ पे दी हुई है, और आपसे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड आपसे पूछी गई है। तो अब मैं अगर बात करूं तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था E=GB² अपॉन में 127R। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, आपसे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछी, यानी कि आपको थ्योरेटिकल कैंट से डील करना है। GB मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन में 127R, लेकिन आपको R नहीं दिया हुआ है। R के रेडियस ऑफ द कर्व ये होता है आपका 1750 अपॉन में D डिग्री, यानी कि 1750 अपॉन में 6, यहाँ से आपका R आ जाएगा। और थ्योरेटिकल कैंट आपका हो जाएगा E एक्चुअल कैंट प्लस में कैंट डेफिशिएंसी, और एक्चुअल कैंट आपका यहाँ पे हो जाएगा GB² अपॉन में 127R प्लस में कैंट डेफिशिएंसी। अगर यहाँ पे जी की वैल्यू मैं आपको बताऊं तो आपको ध्यान रखना है, मीटर गेज में था 1058 डायनामिक गेज, अगर आप उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1058 इंटू इक्विलिब्रियम स्पीड आपकी दी हुई है 50² अपॉन 127, और आर यहाँ से ऊपर से आ ही गया आपका, यहाँ से इक्वेशन 1 से। और आपका जो है कैंट डेफिशिएंसी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आपको मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी मान लेनी है, जो कि होती है 75 mm। तो आप यहाँ से ई थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर लेंगे। ई थ्योरेटिकल को आप अगर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो जो है आपका यहाँ से वी मैक्सिमम कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट ट्रेन हैविंग वी लेस देन वी इक्विलिब्रियम। तो यार पिछले केस में हमने बात की थी वी ग्रेटर देन वी इक्विलिब्रियम की। तो इस केस में आप सोचिए कि जो हमने वेटेड एवरेज मीन निकाला था स्पीड्स का, तो उसमें हमने वी इक्विलिब्रियम निकाल दिया था और उसके हिसाब से हमने इक्विलिब्रियम कैंट प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन काफ़ी सारे ट्रेन्स होंगी जिनकी स्पीड जो है वी इक्विलिब्रियम से कम होंगी, जैसे गुड्स ट्रेन वगैरह। तो उस केस में जो है आपका कैंट का रिक्वायरमेंट आता है
वो आपका कम आएगा। इसे भी हम थ्योरेटिकल केंट बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल जो ट्रैक में है वो हमेशा हमारा इक्विलिब्रियम केंट ही होता है। तो ये जो थ्योरेटिकल केंट जो हमारा इस कम स्पीड के लिए जो है वो आपका कम रिक्वायर्ड है और आपने दे इक्विलिब्रियम केंट ज़्यादा रखा है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो नया टर्म आता है वो आता है आपका केंट एक्सेस, यानी कि एक्चुअल केंट आपका ज़्यादा है और थ्योरेटिकल केंट जो है आपका वो है कम है। तो जितना डिफरेंस होगा उसे हम केंट एक्सेस बोलेंगे। आप नाम से ही समझ जाइए, वहाँ पे केंट की कुछ डेफिशिएंसी थी, यहाँ पे केंट का कुछ एक्सेस है, तो वही चीज़ है। और मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जाऊँ तो वही मैंने आपको बताया था, थर्ड केस क्या होगा। थर्ड केस वही था कि आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल वाला जो कंपोनेंट है वो आपका ज़्यादा हो जाए सेंट्रीफ्यूगल वाले कंपोनेंट से, वही केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपका जो है डिस्कम्फर्ट आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल ज़्यादा है तो आप जो है इनवर्ड वाली साइड में टिल्ट फील करेंगे, और जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। कंफर्ट डिस्कम्फर्ट तो बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है कि कितना हम मैक्सिमम डिस्कम्फर्ट अलाउ कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेट कंपोनेंट ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंपोनेंट। यार ये चीज़ तो मैंने आपको पिछले साइड में ही अच्छे से बताई हुई है। ओवर टर्निंग अबाउट इनर रेल, मैंने आपको वहाँ पिछले केस में बताया था कि जब आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा होता है तो आपका आउटर व्हील के रिस्पेक्ट में, आउटर रेल के रिस्पेक्ट में ओवर टर्निंग हो सकती है। यहाँ पे जो है आपका इनर रेल के रिस्पेक्ट में हो सकती है। डिस्कम्फर्ट आपका यहाँ भी आ जाएगा, रिएक्शन ऑन इनर रेल आपका आउटर रेल से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो है सेंट्री पिटल वाला या फिर वेट वाला कंपोनेंट ज़्यादा है। एक्सेस वियर ऑन इनर रेल टॉप, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो आपका जो है मैंने आपको वहाँ भी बताया था व्हील्स वाले चैप्टर में, कि जब आपका ये कर्व है और अगर आपके यहाँ पे सुपर एलिवेशन ज़्यादा है, यानी कि मतलब आपके जो है काफ़ी सारी गुड्स ट्रेन सपोज करिए यहाँ से चलती हैं, तो उनके जो सुपर एलिवेशन का रिक्वायरमेंट है वो कम है, लेकिन आपने दे ज़्यादा रखा है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको इनर रेल पे हमेशा रिएक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो है रेल टॉप होगा ये इनर रेल का, ये आपका बहुत जल्दी वियर होने लग जाएगा। वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखी हुई है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैंट एक्सेस बेस्ड ऑन द मेंटेनेंस क्राइटेरिया नॉट बेस्ड ऑन द कंफर्ट। यार यहाँ पे फिर चीज़ आपको याद रखनी है, कंफर्ट में हो सकता है हम 75 से कुछ और ज़्यादा अलाउ कर सकते हैं, बट कुछ मेंटेनेंस के हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कि इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। तो वही रीज़न है कि हम जो है 75 मैक्सिमम कैंट एक्सेस ही आपका अलाउ करते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये आपके क्वेश्चंस में भी यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यार मैंने आपको समराइज़ करा देता हूँ यहाँ पे जितना भी सारा हमने पढ़ा है, बहुत ध्यान से देखना इस फिगर को। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सारे केसेस दिखाए गए हैं वो आपका सारा जो है एक लेफ्ट हैंड कर्व का जो है केसेस बताए गए हैं, कि आपके डिफरेंट डिफरेंट सुपर एलिवेशंस पे और स्पीड को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो आपका क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो आप यहाँ से देखिए, सबसे पहला जो केस यहाँ पे दिखाया हुआ है इसमें आपका जो है स्पीड जीरो है। अब स्पीड जीरो से आप क्या समझते हैं कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कंपोनेंट आपका जीरो रहेगा। तो अगर मैं इस केस में बात करूं तो यहाँ पे आप ऐसे सोचिए कि आपका वेट वाला कंपोनेंट तो हमेशा लगता ही रहेगा अगर आपका जो है व्हीकल खड़ा है या मूव कर रहा है या कुछ भी, और जो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे जो ब्लू में सभी में दिखाया हुआ है, ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला आपका जो है रिजल्टेंट फोर्स है आपका सेंट्रीफ्यूगल और आपका वेट वाला जो फोर्स है उन दोनों का। लेकिन ये जो पहला केस है इसमें आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ है ही नहीं, तो आपका ये जो हमेशा ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहा है प्रॉपर। तो अब इस केस में आपको सुपर एलिवेशन की कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि आपकी स्पीड जो है जीरो है। तो ये जो आप पे सुपर एलिवेशन दे रखा है तो ये आपको रिमूव करना चाहिए, इसलिए नीचे लिखा हुआ है रिमूव सुपर एलिवेशन। नेक्स्ट केस की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपने थोड़ी सी कुछ स्पीड बढ़ा दी है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका आना स्टार्ट हुआ यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और आपका जो है वेट वाला कंपोनेंट तो ऐसे ही था जो ज़्यादा था, तो इसलिए आपका कुछ ये यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे दिखाया हुआ है। तो इससे क्या होगा यहाँ पे अभी भी, बट आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल कम है, सेंट्रीपिटल ज़्यादा है, और आपके सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे रिड्यूस सुपर एलिवेशन लिखा हुआ है, और आपका आउटर व्हील पे कम रिएक्शन आ रहा है, इनर पे ज़्यादा आ रहा है। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड में क्या बोलते हैं, यहाँ पे इतना स्पीड हो गया है कि जितना सुपर एलिवेशन आपको एग्जैक्टली चाहिए था, तो इसे हम बैलेंस्ड बोलते हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं
इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। और जो पिछले जो हमने दोनों केसेस पढ़े थे इनमें क्या था, ये है केंट एक्सेस वाला कंडीशन। इस केस में इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में सब चीज़ ध्यान से देखना, आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ भी बोल देगा, आपको दोनों व्हील्स पे इक्वल रिएक्शन मिल रही हैं। आपका जो है रिजल्टेंट जो यहाँ पे दिखाया हुआ है जो कि वेट और सेंट्रीफ्यूगल का है, वेट यहाँ पे कुछ लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे, उन दोनों का रिजल्टेंट आपका एग्जैक्ट परपेंडिकुलर टू द बॉडी आ रहा है आपके। ये आपको ध्यान रखना है, दो तीन चीज़। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी स्पीड को कुछ और बढ़ा दूं तो आपका क्या होगा कि जितना सुपर एलिवेशन आपने दे रखा है उससे रिक्वायर्ड जो है ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन इज़ ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। और ये जो कंडीशन है ये आपकी केंट डेफिशिएंसी वाली कंडीशन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आउटर वाली रेल पे आपकी ज़्यादा रिएक्शन आई है इन कंपैरिजन टू इनर रेल। तो यार मैंने आपको समराइज़ करने का ट्राई किया है, इसके हेल्प से आप इसको दोबारा देखना अपने से, ऐसे ऐसे स्पीड बढ़ती जा रही है और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव सुपर एलिवेशन। ये मेंस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्या होता है, ये चीज़ आप यहाँ से डायग्राम से समझिए यार। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो है ये आपका ट्रैक है, इसमें आपने एक टर्न आउट लगा दिया है। तो अब होगा क्या कि जो आपका ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो आपके स्लीपर्स होंगे यहाँ पे ऐसे, ये हमेशा कॉमन स्लीपर्स होते हैं। तो अब आप खुद से सोचिए कि जब आपके ये कॉमन स्लीपर्स हैं तो आपका जो है ये सपोज करिए इधर वाला जो है ये मेन लाइन है, ये आपका जो है ये ब्रांच लाइन है। तो अब आपका क्या होगा कि जब आपको मेन लाइन तो आपका लेफ्ट हैंड कर्व है और ब्रांच लाइन आपका राइट हैंड कर्व है, तो जो आपको मेन लाइन वाली साइड में जो आपको सुपर एलिवेशन का रिक्वायरमेंट होगा उसमें आपको रिक्वायरमेंट होगा कि आपका जो है आउटर रेल यानी कि जो राइट रेल शुड बी ग्रेटर देन आपका लेफ्ट रेल होना चाहिए। लेकिन आपके जो है ब्रांच लाइन में रिक्वायर्ड होगा कि आपकी जो है लेफ्ट रेल आपकी हायर होनी चाहिए आपकी राइट रेल से, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि आपके जो है स्लीपर कॉमन है। इन दोनों में से आपको एक ही कंडीशन फुलफिल करानी पड़ेगी और इसलिए आप हमेशा मेन लाइन की कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी ट्रेन चलती हैं उन पे आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा स्लीपर है ये इसको ऐसे इस डायरेक्शन में जो है टिल्ट करा देंगे। और इस डायरेक्शन में होने के बाद अब हमारा जो ब्रांच लाइन है वो उसके लिए प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि जो है ब्रांच लाइन में लेफ्ट रेल राइट रेल से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, आपका लेफ्ट रेल नीचा हो गया राइट रेल से। तो उस केस में कैसे चीज़ों को समझना है अब देखते हैं। लिखा हुआ है वेयर व्हेन द मेन लाइन लाइज ऑन ए कर्व एंड हैज ए टर्न आउट ऑफ कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर लीडिंग टू ए ब्रांच लाइन। वही चीज़ नीचे लिखी हुई है यार, ये बस इसने हाई फाई भाषा में लिख दिया है। नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटर रेल इज लोअर विद रेस्पेक्ट टू, ये गलत लिखा हुआ है, इनर रेल होना चाहिए था। तो ये तो हम देख चुके हैं कि आउटर रेल का जो है ब्रांच लाइन के रेस्पेक्ट में लेवल जो है आउटर रेल का कम आ रहा है एज कम्पेयर टू इनर रेल। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन बोथ मेन एंड ब्रांच लाइन विल बी अफेक्टेड। तो ठीक है यार, ये तो होगा, ये देखते हैं आगे कैसे होगा। अब क्वेश्चन आता है कि निकालेंगे कैसे दोनों का स्पीड। मैंने बता तो दिया कि ट्रेनों को अफेक्ट होगा, क्यों होगा कैसे होगा, आप यार यहाँ से थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। मैं पहले छोटा डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका आ गया मेन लाइन, ये आपका आ गया ब्रांच लाइन, यहाँ से ऐसे आ रहा था। अब मैं पहले बात करता हूँ मेन लाइन की। मेन लाइन में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका है जो है क्या बोलते हैं कि आपका जो है इनर रेल हमेशा लोअर होगा आउटर रेल के रेस्पेक्ट में, जो कि डिज़ायरेबल है। लेकिन ब्रांच लाइन की बात करूँ तो ब्रांच लाइन में क्या हो गया कि ये जो आपका आउटर रेल है ये आपका इनर रेल से, यहाँ पे ये इनर है ये आउटर है, तो ये आपका कुछ नीचा हो गया है, लेकिन आउटर होना तो ऊपर चाहिए था। लेकिन ये जो दोनों इसमें और इसमें जो दोनों सुपर एलिवेशन आएंगे ये हमेशा इक्वल रहेंगे, क्योंकि जो हमारा गेज है वो जो गेज है ये हमारा सेम है। तो इसकी वजह से, और जो हमारा स्लीपर है उसको हमने एक पर्टिकुलर एंगल पे ही टिल्ट किया हुआ है सुपर एलिवेशन देने के लिए। तो यही रीज़न है कि जो दोनों का ई आएगा वो सेम आएगा, लेकिन दोनों का जो है ई होगा वो डिफरेंट साइंस का होगा। मतलब अगर हम इसे पॉजिटिव ई बोलेंगे, जितना मेन लाइन में सपोज करिए यहाँ पे आपने दे दिया है 100 mm का सुपर एलिवेशन दिया है, तो इस केस में जो ब्रांच लाइन होगी इस केस में आपको जो सुपर एलिवेशन है इसे हम -100 mm बोलेंगे, क्योंकि
जो हमारा आउटर रेल है वो नीचा है इनर रेल के रेस्पेक्ट में, जो कि बिल्कुल उल्टी सिचुएशन है। लेकिन वैल्यूज़ दोनों की हमेशा मैथमेटिकल वैल्यूज़ इक्वल ही रहेंगी, बस साइन आपका अलग अलग रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो ब्रांच लाइन वाला केस है ये सेफ कैसे है, क्योंकि इसमें सारी कंडीशंस उल्टी है जो हमारी मेन लाइन में है उससे। तो मैं बताऊं तो ये जो नीचे दिखाया गया डायग्राम, ये तो एक्चुअल कंडीशन है जो हमारी फील्ड पे होगी, लेकिन ये सेफ इसलिए है क्योंकि जो आपका केंट डेफिशिएंसी है वो फैसिलिटेट कर देता है इस चीज़ को सेफ मूवमेंट में। अब आप ऐसे देखिए, सपोज करिए मैं यहाँ पे एक इमेजनरी रेल ड्रॉ करता हूँ, तो ये जितनी वेलोसिटी हम ब्रांच लाइन पे अलाउ करते हैं उसके बेसिस पे इमेजनरी रेल कुछ यहाँ आती है, और जो हमारी एक्चुअल और जो इमेजनरी है इनके बीच में जो लेवल का डिफरेंस है ये है केंट डेफिशिएंसी। यही चीज़ हमें फैसिलिटेट कर रही है सेफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन ऑन ब्रांच लाइन। और आपने जो पढ़ा था जो फॉर्मूला ई थ्योरेटिकल इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस में केंट डेफिशिएंसी, लेकिन यहाँ पे जो ई एक्चुअल है वो हमारा नेगेटिव है, तो ई थ्योरेटिकल आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ई ए प्लस में केंट डेफिशिएंसी। मतलब आपका जो थ्योरेटिकल केंट है वो कुछ, यहाँ मैं रेड से दिखा देता हूँ, ये कुछ आपका जो है थ्योरेटिकल केंट है। तो यहाँ से आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसमें ई थ्योरेटिकल ये है आपका, केंट डेफिशिएंसी ये है, और एक्चुअल केंट आपका ये है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चंस में भी आगे डिस्कस होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मार्टिन्स फार्मूले की बात की गई है। मार्टिन्स फार्मूले की बात करूँ तो ये एम्पेरिकल होता है, और जो है इसकी दो तीन फॉर्मूले हैं इसके, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो अब इसको रेलवे में यूज़ किया नहीं जाता है, बट यार आपको एग्ज़ाम में कर देना है एक एक्स्ट्रा स्टेप इसका, क्योंकि पता नहीं है कि मतलब एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा हो। तो इसलिए मतलब आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सेफर साइड में अगर कर दो तो ठीक रहता है। अगर मैं इसके दो तीन फॉर्मूले बता दूँ तो, अगर ब्रॉड गेज या मीटर गेज है और अगर उसकी स्पीड आपकी जो है लेस देन 100 kmph है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67। फॉर्मूले से आप देखेंगे कि मैक्सिमम स्पीड को जो मार्टिन ने रिलेट किया था वो रेडियस ऑफ द कर्व से रिलेट करने का ट्राई किया था। इस फॉर्मूले में आपको यूनिट्स ध्यान रखनी है, जो वेलोसिटी है वो हमेशा kmph में है, आर आपका मीटर में है, तो यहाँ से आपका वेलोसिटी आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड जो है ग्रेटर देन 100 kmph है, तो उस केस में आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी आता है वो आता है 4.58 अंडर रूट आर। और अगर आपका जो है नैरो गेज है तो होता है कुछ मैक्सिमम इक्वल टू 3.6 अंडर रूट में आर माइनस 6.1। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बस ये वाला याद रख लीजिए, बाकी ये जो नीचे के हैं यार ये तो मतलब सब ऐसे फॉर्मूले याद रखोगे तो क्या ही होगा। बाकी मैक्सिमम हो सकता है कि ये भी याद रख सकते हो, ये तो आपको नैरो गेज का याद करने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सी 2017 में आया था। क्वेश्चन इसीलिए डाला हुआ है मैंने ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। खुद से सोल्व करने का ट्राई करिए, अगर समझ आता है तो, नहीं मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। आई होप आपने ट्राई किया होगा, बाकी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर ए ब्रॉड गेज मेन लाइन ऑफ ए 2 डिग्री, तो आपका यहाँ पे मेन लाइन का डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ है 2 डिग्री। 1/12 का टर्न आउट दिया हुआ है, टेक्स ऑफ इन ए कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर, जो कि मैंने बताया था आपको। कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर मतलब वही है कि इधर गया एक इधर गया। और लिखा हुआ स्पीड ऑन ए ब्रांच लाइन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 42 kmph, डिटरमाइन द स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मेन लाइन। परमिशियल केंट डेफिशिएंसी 75 m दे रखी है, नहीं दी हो तब भी हमें यही माननी है। आगे सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो यार मतलब मैंने यहाँ पे जैसा दिया है, तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, आपको ये स्टेप्स में ऐसे करके ही सोल्व करके आना है एग्जाम में, कुछ भी इधर उधर नहीं लिखना है, उससे फिर मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जामिनर को भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेशन फॉर रेडियस स्टेप 1। स्टेप 1 में जो है सबसे पहले हमने मेन लाइन का रेडियस निकाल लिया है, फॉर्मूला हमें पता है। मेन लाइन का रेडियस यहाँ पे आ गया 875 मीटर। अब क्योंकि ये जो है 1/12 टर्न आउट है, तो इसका ये लीड रेडियस वगैरह क्या होता है ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा, अगले चैप्टर में इसकी बात करूँगा। बट आप इतना समझ लीजिए, अगर 1/12 टर्न आउट है तो उसका अप्रोक्सीमेट डिग्री ऑफ जो कर्व आता है वो 4 डिग्री होता है। और अगर इसमें से आपने 2 डिग्री का कुछ जो है मेन लाइन आपका है, तो आपका जो रिमेनिंग ब्रांच लाइन का जो कर्वेचर आ जाता है वो 2 डिग्री आ जाता है। सेम ही आप यहाँ पे ब्रांच लाइन का जो है रेडियस निकाल देंगे, वो आपको 875 मीटर आ जाएगा। बट यार अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं भी आई है ना, तो भी आप अगर यहाँ पे एग्जाम में लिख देते
अज्यूमिंग सिमेट्रिक फ्लेक्चर, और यहाँ पे आप रेडियस ऑफ द ब्रांच लाइन को इक्वल मान लेते मेन लाइन के, तो भी यार अगर आप साफ साफ अजम्पशन लिख के सॉल्व करते तो भी आपको मार्क्स अच्छे से मिलते। ट्राई करिए इस चीज़ को समझने का। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जब आप टर्न आउट वगैरह पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी नहीं भी आया तो कोई नहीं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है ब्रांच लाइन के बारे में, फॉर ब्रांच लाइन। तो थ्योरेटिकल कैंट कैसे निकालेंगे, ये वही फॉर्मूला है। थ्योरेटिकल कैंट जो है आपका मैक्सिमम स्पीड थी आपकी जो है ब्रांच लाइन की, वो 42 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो जी है वो हमेशा 1750 डालना है, तो 127 नीचे 875 डाला तो आपका थ्योरेटिकल कैंट आ गया। तो अब यहाँ पे आपने लिख दिया है ये सब आप, क्योंकि जो भी आपको मैं बताऊं तो जो भी जो है आप वेरिएबल्स यूज़ करें एग्ज़ाम में तो उनको एक एक बार ज़रूर डिफाइन कर दें कि ये वेरिएबल का मीनिंग क्या है। ऐसा नहीं कुछ भी XYZ लिख दिया और मान के चल रहे हैं एग्जामिनर को पता है, ये सब मत मानना यार। एग्ज़ाम में सब चीज़ मेंशन करके आना वहाँ पे। आगे यहाँ पे एक एक्चुअल कैंट निकाला हुआ है, तो एक्चुअल कैंट तो क्या होगा आपका जो है थ्योरेटिकल कैंट माइनस कैंट डेफिशिएंसी। थ्योरेटिकल कैंट आपको होता है, कैंट डेफिशिएंसी क्वेश्चन में दिखा हुआ है मैक्सिमम जो अलाउड होती है वो आपकी 75 mm है। यहाँ पे ये एक्सेस आपका गलत लिखा हुआ है, ये 75 जो लिखा हुआ है ये कैंट डेफिशिएंसी है। तो जो एक्चुअल कैंट आया है वो आपका -47.22 आया है। तो आपका मेन लाइन का जो एक्चुअल कैंट आएगा, मैंने बताया था कि आपका साइन उल्टा हो जाता है, तो ये आपका 47.22 पॉजिटिव आ जाएगा। मेन लाइन की बात करें तो थ्योरेटिकल कैंट मेन लाइन का आपका आ जाएगा एक्चुअल कैंट मेन लाइन का प्लस में कैंट एफिशिएंसी, यानी कि 47.22 प्लस में 75 तो 122.2 आ गया। फिर वही कुछ नहीं, आपको यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ से आपने एक्चुअल कैंट पता है, जी पता है आपका, 127 आर पता है आपका, मैक्सिमम वेलोसिटी मेन लाइन पे आ जाएगी। इसको बस आपको चेक कर देना है मार्टिन्स फार्मूले से। मार्टिन्स फार्मूले में आपको वैल्यूज़ डाल देनी है, और क्योंकि ये 100 से, ये वाली वैल्यू 100 से कम है तो आपका जो है वैल्यू आ जाएगा ये फार्मूला यूज़ करके 123.8, जो कि ज़्यादा है 88.09 से, तो इसलिए ये सेफ़ है। बट यार एक चीज़ देखिए आपने कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये तो 123.8 आ गया, ये तो 100 से ज़्यादा है। इस हिसाब से तो ये फार्मूला आपको 100 से ज़्यादा वाला लगाना चाहिए। तो बट चलता है ये थोड़ा मोड़ा, मतलब हर चीज़ आप एग्ज़ाम में इतना फिर से मार्टिन्स फार्मूला लगाओगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। या तो लगाओ ही मत, ये स्टेप कोई इतना ज़रूरी है भी नहीं। तो आपका जो है सेफ स्पीड आ जाएगा 88.09 kmph। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है हाउ टू इंट्रोड्यूस कर्वेचर एंड सुपर एलिवेशन। मैंने आपको बता तो दिया कि कर्वेचर देना है, सुपर एलिवेशन देना है, बट उस केस में होगा क्या कि देंगे कैसे, मतलब क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे तो कुछ होता नहीं है और सर्कुलर में आपको एकदम से देना है, तो ये पॉसिबल कैसे होगा। इस चीज़ के लिए हम लेके आए ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व क्या है, ईजमेंट कर्व इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर ट्रैक टू फैसिलिटेट ग्रेजुअल चेंज ऑफ कर्वेचर एंड सुपर एलिवेशन। यहाँ से समझिए, ये आपका स्ट्रेट था, ये आपका सर्कुलर कर्व आ गया था, बीच में आपने एक ट्रांजिशन कर्व दे दिया, और उसकी वजह से आपका क्या है कि जो है ग्रेजुअली आपका कर्वेचर भी आ गया है और ग्रेजुअली आपका सुपर एलिवेशन भी आ गया है। यहाँ पे आपका सुपर एलिवेशन 0 है, यहाँ पे आपका कर्वेचर 0 है, यहाँ पे आपका कुछ सुपर एलिवेशन है, और यहाँ पे आपका कुछ कर्वेचर भी है, तो बीच में आपने ग्रेजुअली इसको अचीव कर लिया है। वही चीज़ यहाँ पे और पॉइंट्स में लिखी हुई है, इट इज़ ए कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस। जो आपका सर्कुलर रेडियस होता है, सर्कुलर कर्व होता है, उसका एक पर्टिकुलर रेडियस होता है। स्ट्रेट का जो है रेडियस होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो वही आपको इन्फिनिटी से ही ये पर्टिकुलर एक रेडियस पे आना है धीरे धीरे, उसी के लिए हमने जो है ये जो ट्रांजिशन कर दिया है। फंक्शंस क्या है, टू अवॉइड जर्क। आप सोचिए यार एकदम से इन्फिनिटी से कुछ ये पर्टिकुलर रेडियस पे आ गए, तो मतलब आपको यहाँ पे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एकदम से इतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल, और यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है 0 था, तो मतलब आपको एकदम से जर्क लग जाएगा अगर आपने इसको मतलब ग्रेजुअली अचीव नहीं किया तो। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ एक्स्ट्रा वाइंडिंग। एक्स्ट्रा वाइंडिंग की बात मैं आपसे बाद में करूँगा, अभी आप इसको होल्ड पे डाल दीजिए। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इट शुड बी टेंजेंशियल टू बोथ स्ट्रेट एंड सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व। ये ऐसे कैसे ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा, याद रखना है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो हमने बीच में ये जो ट्रांजिशन कर्व ये जो डाला है, ये यहाँ पे भी टेंजेंशियल होना चाहिए स्ट्रेट के, और आपके सर्कुलर में भी टेंजेंशियल होना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कोई भी ऐसा आपको जर्क नहीं मिले। नेक्स्ट है कैंट एंड कर्वेचर शुड बी यूनिफॉर्मली वेरी विद डिस्टेंस। मतलब ये जो जितनी भी लेंथ आपकी है ट्रांजिशन कर्व की,
इस पे हमें जितना भी सुपर एलिवेशन और कर्वेचर अचीव करना है वो आपको यूनिफॉर्मली अचीव करना है। यानी ऐसा नहीं कि आपने पहले ज़्यादा रेट से सुपर एलिवेशन दे दिया फिर धीरे धीरे दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ईज इन लेइंग एंड मेंटेनेंस, मतलब जो है आपका जो है ट्रांजिशन कर्व होना चाहिए वो आपका ईजीली ले होना चाहिए और मेंटेन करना ईजी होना चाहिए। और नीचे लिखा है विच टाइप ऑफ कर्व शुड बी अडॉप्टेड, तो यार मतलब ऐसे कर्व को अडॉप्ट करना है जो आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। तो आगे देखते हैं कौन से ऐसे कर्व्स हैं। सबसे पहला है स्पाइरल एंड क्लोथोइड। ये तो यार आपका आइडियल कर्व होता है कि मतलब बेस्ट कर्व है जिसे हम ट्रांजिशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये आपका यूज हम करते नहीं हैं क्योंकि जो है आपका ये डिजाइनिंग और लेइंग में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए हम जो है स्पाइरल या क्लोथोइड का यूज़ नहीं करते हैं। बाकी इसे आइडियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलरेशन है वो जो है कांस्टेंट होता है, मतलब वो वेरी नहीं करेगा लेंथ के अलोंग। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपको जर्क वगैरह बिल्कुल नहीं लगेंगे। बट हम इसको यूज़ करते नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया कि इसका रीज़न क्या है। बाकी इसकी मैथमेटिकल जो है आप यहाँ पे एक थोड़ा सा डेफिनेशन याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। इसका जो लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्व, मतलब जैसे जैसे आपका लेंथ बढ़ता जाएगा यानी कि जैसे जैसे आप ट्रांजिशन कर्व में ट्रेवल करते जाएंगे ऐसे ऐसे ही आपका जो है रेडियस कम होता जाएगा, यानी कि आप सर्कुलर कर्व की तरफ जो है मूव करते जाएंगे। तो ये चीज़ आपको जो है समझ जानी चाहिए। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये चीज़ याद रखनी है, ये स्टेटमेंट याद रखना है। यहाँ पे एक क्यूबिक पैराबोला जो कि हम एक्चुअल यूज़ करते हैं रेलवे में, स्पाइरल हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ईज इन लेइंग एंड मेंटेनेंस। अगर मैं बात करूँ तो स्पाइरल में जो डिसएडवांटेज था वो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन इसको हमने यूज़ क्यों किया वो आप यहाँ पे देखिए। पहला पॉइंट लिखा हुआ है नोट मच डिफरेंस इन लेआउट ऑफ क्यूबिक पैराबोला एंड स्पाइरल अप टू 12 डिग्रीज ऑफ कर्व, यानी कि 12 डिग्री तक, यानी कि 12 डिग्री तक मैं बात करूं तो इन दोनों का जो लेआउट होता है उन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसलिए बेटर है कि हम क्यूबिक पैराबोला ही देते हैं। और रेलवे में तो आपके जो कर्व्स हैं वो 10 डिग्री से ज़्यादा वैसे भी अलाउड होते नहीं हैं, तो फिर हमें क्यों स्पाइरल देना है जब आपको मेंटेनेंस में इतना दिक्कत हो रहा है। तो बाकी इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन दिया हुआ है विसिसा, यानी कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। वहाँ पे लेंथ था, यहाँ पे आपका एविसिसा यानी कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, यानी कि जो है आपका थोड़ा सा डेविएशन है आपका स्पाइरल से, बट ठीक है ज़्यादा नहीं आएगा 10 डिग्री तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो इसकी बेसिक इक्वेशन होती है वो आपको ध्यान रखनी है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन में 6RL। ये हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होगी आगे, मतलब आपका जो है एक्स ये चीज़ है और आपका जो है वाई ये चीज़ है। हम एक्स के कोऑर्डिनेट इसमें डालते जाएंगे और हमें वाई मिलता जाएगा। आर तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता ही है, और जो एल है यहाँ पे वो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो आपको ये चीज़ें समझनी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे डिजायरेबल कंटेंट वर्साइन डायग्राम बताया हुआ है, यानी कि हमारा जो है क्या जो सर्कुलर कर्व होगा उसमें आपका कुछ वर्साइन होगा फिक्स। मैंने आपको बताया था v इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन में 8R, यानी कि ये फिक्स होता है आपका r के हिसाब से फिक्स हो जाएगा, c तो हमेशा कांस्टेंट ही है जनरली। तो ये जो वर्साइन है ये सर्कुलर कर्व में फिक्स है, लेकिन इसे अचीव हम क्या कहाँ से करेंगे। स्ट्रेट पे तो आपका वर्साइन भी जीरो और सुपर एलिवेशन भी जीरो, तो ट्रांजिशन में हम इसको ऐसे धीरे धीरे अचीव करेंगे, वर्साइन को भी और आपके सुपर एलिवेशन को भी। और जब तक आपका सर्कुलर पोर्शन आएगा तब तक हम इसको पूरी तरह से अचीव कर लेंगे, और यहाँ पे इस पोर्शन में आपका वर्साइन और सुपर एलिवेशन कॉन्स्टेंट रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे शिफ्ट ड्यू टू ट्रांजिशन कर्व, अगर मैं बताऊं तो कर्व हम क्यों देते हैं वही मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ऐसे स्ट्रेट जा रहे थे, यहाँ से आपको कर्व दे के आपको इधर आना है। तो लेकिन हुआ क्या कि आपने कर्व तो यहाँ ऐसे दे दिया, बट इस कर्व में आपका कोई भी जो है ट्रांजिशन कर्व नहीं है, सिर्फ सर्कुलर कर्व है जो कि डिजायरेबल नहीं है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन कर्व दे दिया है, और उसकी वजह से आपका ये जो कर्व है सर्कुलर कर्व ये ऐसे नीचे वाली साइड शिफ्ट हो गया। ये सब सर्वे में भी आपको बहुत अच्छे से जो है समझने को मिलेगा। बस ये जो इनवर्ड साइड में जो शिफ्ट हुआ है इसे हम बोलते हैं शिफ्ट ड्यू टू ट्रांजिशन कर्व, और ये जो वैल्यू होती है LS स्क्वायर अपॉन में 24R। ये वैल्यू आपको एग्जैक्ट याद रखनी है ऑब्जेक्टिव वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें LS क्या है, LS है आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व,
और आर तो आपका रेडियस ऑफ कर्व आपको पता ही है, तो मतलब इन दोनों का यूज़ करके आपका शिफ्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ एल एस तो एल एस क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वो भी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें हमने जो है 3 बेसिक कंडीशंस यूज की हैं इसके कैलकुलेशन में। सबसे पहली है कंफर्ट क्राइटेरिया, यानी कि जो फास्ट मूविंग ट्रेन्स हैं उनमें मैंने आपको बताया था डिस्कम्फर्ट क्यों आता है, क्योंकि आपके वहाँ पे केंट डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो केंट डेफिशिएंसी किस रेट से आ रही है, यानी कि अगर वो केंट डेफिशिएंसी सडनली आ गई तो आपको बहुत ज़्यादा जर्क लग जाएगा, तो उसके बेसिस पे भी हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है स्लो मूविंग ट्रेन, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपका जो एक्चुअल केंट है वो ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको जो केंट रिक्वायर्ड है वो तो कम रिक्वायर्ड है, तो उस केस में जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आपका एक्चुअल केंट किस रेट से आ रहा है उसके बेसिस पे। तीसरा है सेफ्टी क्राइटेरिया, यानी कि ट्विस्ट मैं बोल सकता हूँ क्यों, अब आप इसको ऐसे समझिए। या ट्विस्ट होता क्या है पहले आप ये देख लीजिए। मतलब आप ऐसे देखिए कि अगर यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन था, तो आपने ट्रांजिशन पे क्या किया कि ये जो आउटर रेल थी इस आउटर रेल को रेज करना स्टार्ट कर दिया इनर रेल के रेस्पेक्ट में। यहाँ से सपोज स्ट्रेट था, यहाँ पे ट्रांजिशन खत्म हो गया, तो आपने इस वाले रेल को तो छेड़ा नहीं और इस वाले रेल को यहाँ से धीरे धीरे रेज करना स्टार्ट किया और रेज करते जा रहे हैं। तो आपका ये एक पर्टिकुलर प्लेन में आपका रहा ही नहीं, आपका मतलब डिस्टोर्शन आ जाएगा इसमें। इस चीज़ को हमने ट्विस्ट बोला है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, मतलब आपको अननेसेसरी कुछ फोर्सेस आ जाएंगे। तो उसके बेसिस पे भी आपने कैलकुलेट किया है जो है आपका ट्रांजिशन लेंथ। तो अब आप यहाँ से देखिए, वही मैंने जो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे ऊपर बताई है उनके बेसिस पे यहाँ 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं, L1 L2 और L3। 0.008 सी ए इंटू बी एम, सी ए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये जो है यहाँ पे सी ए। दूसरा जो है कैंट डेफिशिएंसी यहाँ वाला। तीसरा क्या है, एक्चुअल कैंट, जो कि वही ट्विस्ट वाला है। तो ये 3 फॉर्मूले के हिसाब से जो भी मैक्सिमम आएगा वो आपको याद रखना है। यार ये ऊपर वाला आपको अगर समझ में नहीं भी आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 3 फॉर्मूले रट लीजिए इनको, और एग्ज़ाम में ऐसे कैसे आएगा क्वेश्चन सोल्व कर देना है। और इसमें जो है याद रखना है वो इसके जो है डायमेंशंस भी याद रखने हैं। एल हमेशा मीटर में डालना है और कैंट को हमेशा एमएम में डालना है। कैंट को सेंटीमीटर में आप याद ही मत रखो कहीं भी यार, मतलब बहुत दिक्कत होगी। मैंने अभी तक आपसे जितनी बात की है या तो मीटर में की है या एमएम में की है, सेंटीमीटर की मैंने आपसे कहीं बात ही नहीं की, और आपको लाना भी नहीं है वो पिक्चर, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओ, कहीं सेंटीमीटर कहीं एमएम कहीं मीटर। तो हमेशा एमएम और मीटर ही रखना है, वेलोसिटी kmph। तो बस ये 3 चीज़ें याद रखो, यहाँ से जो मैक्सिमम आ जाए वो आपका ट्रांजिशन लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सी 2020 में आया था, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ट्रांजिशन कर्व। लिखा हुआ है इट शुड बी टेंजेंशियल टू द स्ट्रेट अप्रोचेज एट द टू एंड्स, होना चाहिए, सही बात है। इट शुड मीट सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, होना चाहिए। नेक्स्ट है इट्स कर्वेचर विल नेसेसरीली बी नॉन जीरो एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ फ्रॉम द स्ट्रेट अप्रोचेस। तो यार मतलब ये तो आप खुद से सोचिए कि स्ट्रेट पोर्शन में तो आपका जो है कर्वेचर जीरो होता है, तो उल्टा बोल रहा है कि नॉन जीरो होना चाहिए, तो मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। डी को आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, बाकी आंसर आपका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑफ ए ब्रॉड गेज कर्व्ड ट्रैक हैविंग 4 डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कर दिया हुआ है, एंड ए कैंट ऑफ 12 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डिजाइन स्पीड 100 kmph, कैलकुलेट ऑफसेट्स एंड 15 मीटर इंटरवल एंड शिफ्ट ड्यू टू सर्कुलर कर्व अज्यूमिंग द कैंट एफिशिएंसी, ये दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पूछा हुआ था ट्रांजिशन कर्व का लेंथ, तो वही यार मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ है, पहले आप खुद से सॉल्व करिए अगर आपको वो 3 फॉर्मूले समझ आए तो, वरना यहाँ से देख लीजिए। वही लिखा हुआ है स्टेप 1 लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वही मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं। इसमें आपको एक्चुअल कैंट आपको पता ही है, एक्चुअल कैंट तो यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हमेशा एमएम में डील करना है, तो 120 mm, 120 mm डाल दिया, मैक्सिमम स्पीड पता है, आ गया आंसर। L2 आपको कैंट डेफिशिएंसी क्वेश्चन में दे दी है, 76 डाला, आ गया। तीसरा 0.72 इंटू एक्चुअल कैंट 120 पता है, आ गया। तीनों का मैक्सिमम ले लिया, आ गया कितना 96। आगे आपसे पूछा हुआ है कि क्या बोलते हैं ऑफसेट पूछे हुए हैं, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी क्यूबिक पैराबोला की y = x³ 6r × ls।
तो आपको जो है आर पता है, एल एस पता है यार, एक्स डालते जाओ, नीचे डाल लिए यहाँ पे, एक्स डालते जाओ और वाई की वैल्यू निकालते जाओ, आपके ऑफसेट आगे। तीसरे क्वेश्चन में तीसरे पार्ट में आपसे पूछा था शिफ्ट, तो जो है शिफ्ट का फॉर्मूला था एल एस स्क्वायर अपन 24/r। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, एल एस तो आपका कितना 96 आ गया है, उठा के डाल दो, आर तो पता ही है आपका एल एस निकल के आ जाएगा, सॉरी एस निकल के आ जाएगा। तो बस यार हो गया, मतलब क्या ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेक रेल ऑन शार्प कर्व्स। तो यार मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि जब कर्व्स पे जो है आपका आउटर व्हील है वो आउटर साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड कर्व है तो आपका जो है ये ऐसे इस वाली साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो होगा क्या कि जो आपका यहाँ पे इनर वाला व्हील होगा कुछ ऐसा, तो उसमें चांसेस हैं कि ये इतना ज़्यादा शिफ्ट हो जाए कि ये ऐसे नीचे उतर जाए और डीरेल हो जाए। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, तो इसलिए आपने क्या किया कि यहाँ पे ये वाली जो रेल है, ये आप देख रहे हैं, दिख रही होगी, ये जो रेल है ना, ये इसे हम बोलते हैं चेक रेल। मतलब आपने एक एक्स्ट्रा रेल लगा दी है, जो आपके ये फ्लेंज है, ये जो फ्लेंज मैंने बताया था, इस फ्लेंज को चेक करेगी, यानी कि ये जो नीचे नहीं आने देगी, ये ऐसे नीचे आने का ट्राई भी करेगा तो इसको वापस अपने इधर पुश कर देगी। तो एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है ऑन कर्व्स, यानी कि शार्प कर्व पे यूज़ करते हैं। फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज हाई एंड व्हील्स ऑन द आउटर रेल कैन माउंट ऑन द रेल, डीरेलमेंट हो सकता है, वही चीज़ लिखी गई है। ऑल्सो रिड्यूसेस द वियर ऑन आउटर रेल, मतलब आप ऐसे समझिए, मैं बता रहा था कि जो है आपका आउटर व्हील इधर ज़्यादा चला जाता है तो वो अब नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो आपका इनर जो व्हील है इसको वापस ऐसे पुश कर देगा इधर, तो आपका आउटर व्हील भी थोड़ा अंदर आ जाएगा और आपका वियर रिड्यूस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ सेफ स्पीड ऑन द कर्व। यार सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब सेफ स्पीड कैसे निकालेंगे कर्व पे। सबसे पहले मैंने बता दिया था कि मार्टिन्स फार्मूला एक हमारे पास है, तो उससे निकाल लीजिए, वही कि एम्पेरिकल फार्मूला है वो, तो उसमें रेडियस डाली और आपका वेलोसिटी आ गया। अगला है आपका जो है केंट, मतलब आपका कितना केंट आपने दिया है उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे कि अच्छा इससे ज़्यादा स्पीड की ट्रेन हम इस कर्व पे अलाउ नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़, ये कैलकुलेशन करते टाइम आप केंट डेफिशिएंसी और केंट एक्सेस दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका जो है ट्रांजिशन लेंथ। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रांजिशन लेंथ के बेसिस पे आपका जो है मैक्सिमम स्पीड कितना आ रहा है वो ही आपको अलाउ करना है। क्योंकि मैंने आपको जो 3 फॉर्मूले बताए थे, सपोज करिए आपका जो है मैक्सिमम ट्रांजिशन लेंथ साइड पे भी कुछ फिक्स हो गया कि इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, तो वहाँ से आपको उल्टा कैलकुलेशन करके वी निकालना पड़ जाएगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपके काम में आएगी। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन बाय रेलवे बोर्ड, यानी कि मतलब रेलवे के इंजीनियर्स कुछ अपना ऐसा फिक्स कर दें कि भाई इससे ज़्यादा तो हम अलाउ नहीं करेंगे, तो वो अलग चीज़ है। मतलब चारों के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि सेफ स्पीड कितनी हो सकती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी कहीं आपको दे दे तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे रिवर्स कर के बारे में बताया हुआ है, ये तो आपने हाईवे वगैरह में भी सुना होगा। सबसे पहले समझने से पहले इस डायग्राम को देख लीजिए। डायग्राम में हमें दिखाया हुआ है कि जो है ये ऐसे एक कर्व है पहले, फिर एक ऐसा दूसरा कर्व आ गया। तो ये जो पहले वाला कर्व है इसका जो है कर्वेचर इस साइड में है, दूसरे वाले का इस साइड में है। तो रिवर्स कर्व क्या चीज़ है, मतलब आपके दो जो है अपोजिट कर्वेचर एक साथ आके ऐसे मिल जाए तो इसे हम रिवर्स कर्व बोल देते हैं। अब इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हो गई यार, ये तो आप खुद से भी सोच सकते हैं, मतलब यहाँ से क्या हो रहा होगा और यहाँ पे खुद से सोचने का ट्राई करिए, बाकी मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। और वही चीज़ आपके यहाँ पे इस डायग्राम में लाइन बना के दिखाई हुई है, इसका सेंटर इधर है, इसका सेंटर इधर है, और मतलब कर्वेचर दोनों का अलग अलग है। बाकी इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, आपके जो है कुछ कंपाउंड कर्व होते हैं। कंपाउंड कर्व का मतलब क्या है, वो आप यहाँ से ऐसे समझिए कि सपोज करिए आपका कोई एक कर्व है यहाँ पे R1 रेडियस का, और आपका जो है इसी के साथ आपका एक दूसरा कर्व जुड़ गया है, उसका रेडियस R2 है, लेकिन दोनों का रेडियस सेम नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसे बोलेंगे कंपाउंड कर्व। मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के काफ़ी सारे कर्व अगर एक दूसरे से जुड़ जाएं तो उसे हम कंपाउंड कर्व बोलते हैं। आगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं दोनों की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन। तो यार आप खुद से सोचिए, जब मैंने आपको बताया था नॉर्मल जो कर्व होता है उसमें तो हमारा एक ही कर्व होता है, तो उसमें आप ऐसे जो है रेज कर देंगे ये जो आउटर वाला रेल है इसको। लेकिन अब सडनली आप ऐसे जाके एकदम से इधर वाले रेल को कैसे रेज करेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे कितना ट्विस्ट आ गया आप सोचिए, पहले तो ये वाला रेल ऊंचा था, फिर आगे जाके ये वाला रेल आपने ऊपर कर दिया, तो मतलब बहुत इजी नहीं होता है ऐसे आपको सुपर एलिवेशन देना, बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ ट्रांजिशन। तो आप सोचिए कि आपने ऐसे दोनों कर्व को ऐसे यूं जोड़ दिया है,
होना तो इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन आना चाहिए था। तो मतलब आपको वो जो ट्रांजिशन पोर्शन है वो कैसे देना है, क्या देना है, तो वो सब मतलब अभी आपको ये सब नहीं पढ़ना है, बट मतलब होना तो आपका ट्रांजिशन चाहिए ना बीच में इन दोनों के, तो वो डिफ़िकल्ट होता है देना। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ स्ट्रेट बिटवीन टू ट्रांजिशन। अब हो सकता है कि आप ऐसा कर दें, ये आपका एक कर्व है, फिर बीच में ट्रांजिशन और कुछ स्ट्रेट, फिर आपका जो है दूसरा कर्व। तो ये जो आपका अगर ट्रांजिशन, अगर आप दोनों ट्रांजिशन के बीच में स्ट्रेट दे रहे हैं तो ये 50 देना है, या फिर आपको नहीं देना है, दोनों कर्व को आपको दो ट्रांजिशन से सीधा जोड़ देना है। तो मतलब ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, और इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं सर्कुलर रिवर्स कर्व में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये इसी 2020 में आया हुआ था, आप खुद से सोल्व करने का ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा, मैं डिस्कस कर देता हूँ। लिखा हुआ है रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स विद देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कर्व। एग्जैक्टली बिल्कुल सही जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है सुपर एलिवेशन कैन बी प्रोवाइडेड कन्वीनियंटली एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू आर्क्स। यार बिल्कुल गलत, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो है एक साइड में तो आपको स्लीपर एक साइड में देना पड़ेगा और दूसरी साइड में सडनली ऐसे कैसे दे देंगे, तो बीच में कुछ ट्रांजिशन या स्ट्रेट वगैरह आपको देने पड़ेंगे। तो इतना कन्वीनियंटली आप जो है सुपर एलिवेशन नहीं दे सकते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होता है, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सी 2020 में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। रेडियस ऑफ ट्रांजिशन रेजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सिलेक्टेड मिनिमम इन ऑर्डर टू अटेन फुल सुपर एलिवेशन एंड कर्वेचर ग्रेजुअली। ये तो सही है। कंपाउंड कर्वेचर आर्क ऑफ सर्किल, गलत, मैंने आपको बताया था दो डिफरेंट आर्क होते हैं, उन दोनों को जोड़ देते हैं तो कंपाउंड बनता है। रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज कांस्टेंट फॉर एंटायर लेंथ, बिल्कुल गलत। आपका रेडियस जो है आपका डिक्रीज होता जाता है अलोंग द लेंथ। लिखा हुआ है ओरिजेंटल कर्व आर प्रोवाइडेड वेन एवर देर इज ए चेंज इन ग्रेडियंट। यार ये तो वर्टिकल कर्व की बात कर रहा है। आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सब कुछ आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है। ये पिक्चर एक कर्व बोर्ड की पिक्चर है जो कि एक्चुअल फील्ड में होता है। सब कुछ आपने पढ़ लिया है, तो ऐसा दिखता है कुछ कर्व बोर्ड। इसमें आप देखते जाइए क्या क्या पैरामीटर्स दिए होते हैं। लिखा हुआ है कर्व नंबर 1, ये कुछ कर्व होंगे, कितने सारे, काफ़ी सारे कर्व होंगे, तो हमने कर्व को नंबर दे दिया है। अप और डाउन लाइन होती है तो ये लेन का वो है मार्किंग। रेडियस है जो हमने पढ़ ही लिया है कि कर्व का कुछ रेडियस होता है। डिग्री हम निकाल ही लेंगे, रेडियस पता है तो। ट्रांजिशन लेंथ हमने पढ़ ही लिया है। टोटल लेंथ ऑफ द कर्व क्या है, सर्कुलर पोर्शन और दोनों ट्रांजिशनों को ऐड कर दो तो आपका जो है टोटल लेंथ आ गया। कैंट की बात करें तो कैंट तो हमने पढ़ ही लिया है। अब सब कुछ तो पता है यार आपको, और तो क्या बच गया, बस आप तो अब एग्ज़ाम फोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यार कुछ समझ में आया होगा। बाकी तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब इसमें यार इतना है कि बेसिक आपको बता दिया है, बस आप जितना प्रैक्टिस हो सके अपने से करते रहिए, फिर आपको कॉन्सेप्ट्स और अच्छे क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे और ज़्यादा सोल्व करिए। जो भी फॉर्मूलेज आपको बताएं वो सारे याद रखिए, और जो है असर्शन रीजन्स को ध्यान से सोल्व करिए। तो वही सब, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों से। तो थैंक यू।